पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मिन इयान को मिलने के लिए काउंसिल हॉल बुलाता है। तभी हेजोंग को पता चलता है कि जूनियर किंग अभी थोड़ा नर्वस है अकेले थ्रोन हॉल जाने के लिए, तो उसने कहा है कि वो इयान के साथ ही जाएगा। तो इयान हेजोंग को जूनियर किंग के साथ रहने के लिए भेज देता है और अकेले काउंसिल हॉल चला जाता है। इधर हिजो और ह्योन थ्रोन हॉल की ओर जाने के लिए निकल रहे थे, पर तभी काउंसिल हॉल में वो ब्लास्ट होता है, जो देखकर सभी लोग भागकर काउंसिल हॉल की ओर आते हैं। तभी हेजोंग आकर बताती है कि ग्रैंड प्रिंस काउंसिल हॉल के अंदर है। जो सुनते ही हिजो बिना कुछ सोचे काउंसिल हॉल के अंदर चली जाती है। ह्योन और हेजोंग उसे रोकने जाते हैं, पर एक आग लगी लकड़ी उनके सामने गिर जाती है। तो हिजो आग से बचते हुए इयान को ढूंढ ही लेती है, पर तब तक वो बेहोश हो चुका था। हिजो भागकर उसके पास आते उसे चेक करती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, पर इयान को होश नहीं आता। तो वो उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो भी नहीं कर पाती। तो वो रोते हुए मदद बुलाने लग जाती है। तभी वहाँ उन्हें ढूंढते हुए ह्योन पहुंच जाता है, क्योंकि हिजो के अंदर जाने के जस्ट बाद में ही ह्योन भी अंदर चला गया था। तो वो इयान को कैरी करके बाहर लेकर आता है। इसके बाद रॉयल फिजिशियंस को बुलाया जाता है। जूनियर किंग रोते हुए अपनी माँ के पास आता है और काउंसिल हॉल में आग लगने वाली बात बताता है, और ये भी कि अंकल काउंसिल हॉल के अंदर ही थे, जिससे क्वीन मदर भी इयान के लिए काफी घबरा जाती है। इधर रॉयल फिजिशियन इयान को चेक करते हैं, जो बताते हैं कि इयान की तबीयत अभी स्टेबल है, पर हिजो को तभी चैन नहीं आता। वो उसके पास ही बैठी रहती है। कोर्ट लेडी उसे भी रेस्ट करने कहती है, फिर कहती है ऐसे आपको बिना सोचे समझे आग के अंदर नहीं जाना चाहिए था। अगर ह्योन टाइम से नहीं पहुंच पाता तो सोचिए क्या होता। हिजो कहती कि अगर इनकी जगह अंदर मैं होती तो ग्रैंड प्रिंस भी मुझे बचाने के लिए यही करते। तभी प्राइम मिनिस्टर मिन बिन बुलाए अंदर चला आता है और हिजो को बात करने बाहर बुलाता है, जहाँ वो तो हिजो पे ही चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम आग के अंदर कैसे चली गई। हिजो उसे आवाज धीरे करने कहती है। तभी मिन हिजो के हाथों पे जलने और चोट की निशान देखता है, तो उसे इलाज क्यों नहीं कराया पूछता है। हिजो कहती है इस टाइम मैं किसी भी हॉस्पिटल पे कैसे बिलीव कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है आज जो हुआ वो एक्सीडेंट था? जो भी इसके पीछे है उन्होंने शादी के दिन मुझे नहीं ग्रैंड प्रिंस को टारगेट किया था, और आज जब वो जूनियर किंग का त्याग पत्र एक्सेप्ट करके तब फिर से उनपे ये जानलेवा हमला होना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मिन कहता है अगर ये एक्सीडेंट ना भी होता तो तुम क्या कर लेती? क्या उसकी जगह तुम मर जाती? हिजो कहती है तो क्या मुझे उसे अंदर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था? मिन चिल्लाकर कहता है कि हाँ छोड़ देती। जो सुन हिजो को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर ह्योन हिजोंग को ढूंढते हुए आता है, जहाँ वो तो काफी सैड बैठी हुई थी और जो हुआ उसके लिए वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी। तो ह्योन उसे प्यार से समझाता है, चेयर अप करता है, पर हिजोंग तो रोने ही लग गई थी, क्योंकि उसे हिजो और इयान के साथ साथ ह्योन की भी बहुत फिक्र हो रही थी। ह्योन उसे बड़े प्यार से समझाता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे हाथ में तो बस छोटी मोटी खरोच लगी है। वो अपनी मस्ती मजाक से हिजोंग के फेस पे स्माइल ले आता है। फिर हिजोंग हिजो को चेक करने जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, पर हिजो से पूछती कि आखिर इयान काउंसिल हॉल कैसे पहुंचा। तो हिजोंग बता देती कि उसे प्राइम मिनिस्टर मिन ने बुलाया था। जो सुन अब हिजो को मिन पे थोड़ा डाउट होने लगता है। इयान को अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए हिजो को उसके सेफ्टी को लेकर बहुत फिक्र होती है। इधर मिन जले हुए काउंसिल हॉल के बाहर खड़ा था। चीफ सिक्योरिटी का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात करता है, क्योंकि आग से किसी की भी डेथ नहीं हुई थी, पर मिन उसे मना कर देता है, ये कहकर कि जब तक ग्रैंड प्रिंस होश में नहीं आते तब तक कोई स्टेटमेंट जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगले दिन रॉयल पैलेस में ये ब्लास्ट वाला इंसिडेंट न्यूज में आ जाता है, जिससे लोग गॉसिप्स एंड रूमर्स फैलाना चालू कर देते हैं। इधर हिजो खुद काउंसिल हॉल के पिछले 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज लेने पहुंच जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर काउंसिल हॉल में किसने क्या और कब गड़बड़ की थी, और पैलेस के सारे स्टाफ से वो खुद पूछताछ करेगी कहती है, पर उसके लिए क्वीन मदर की परमिशन चाहिए होती है। तो वो खुद उनसे बात करने पहुंच जाती है। अब उसे डाउट तो क्वीन मदर पे भी था, क्योंकि वही थी जो नहीं चाहती थी इयान राजा बने। जो बात वो साफ क्वीन मदर के मुंह पे कह देती है और कहती कि अगर आप एक सस्पेक्ट नहीं बनना चाहती तो पैलेस के सारे स्टाफ से पूछताछ करने की परमिशन दीजिए, जिसके लिए क्वीन मदर को मानना ही पड़ता है। जाने से पहले हिजो के लिए लाया हुआ चाहे वो खुद गिरा कर चली जाती है। हिजो ह्योन को इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है। ह्योन बताता है कि रॉयल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर प्राइम मिनिस्टर मिन ने कोई भी रिपोर्ट पब्लिक करने से मना किया है, क्योंकि अब तक आपके पॉइजनिंग वाले केस का भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, तो वो नहीं चाहते कि रूमर्स और ज्यादा फैले। ये सब सुन हिजो का डाउट और बढ़ता है। देन बताता है कि वो तो अभी ग्रैंड प्रिंस को चेक करने ही आए हुए हैं। जो सुन हिजो भागकर इयान के रूम में पहुंच जाती है। मिन कहता है अब तक तो इन्हें उठ जाना चाहिए था। हिजोंग बताती है कि डॉक्टर ने कहा कि इनकी बॉडी रिकवर हो रही है, तो इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। हिजो मिन को बाहर छोड़ने जाती है, जहाँ वो मिन के हाथों में रोजरी ना देखकर पूछती है कि क्या तुम अब चर्च नहीं जाते, क्योंकि मिन के हाथों में हमेशा रुद्राक्ष की माला की तरह एक रोजरी होती थी, जिसे उसने पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो गलत का साथ जो दे रहा था। तो वो बहाना दे देता है कि काम के टाइम डिस्टर्ब होता है इसलिए नहीं पहनता, जिससे हिजो का डाउट तो और बढ़ता है। पर इधर अब ग्रैंड प्रिंस इयान मर चुका है इसका रूमर्स फैलने लग गया था, जिस वजह से रॉयल सेक्रेटेरिएट एक स्टेटमेंट जारी करना चाहते थे। जैसन मिन कहता है कि इतना काफी और अब टाइम आ चुका है। अगले दिन वो क्वीन मदर से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें इयान की जगह राज प्रतिनिधि बनने कहता है, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से इयान को राजा बनने से रोका जा सकता है, क्योंकि इयान कब होश में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है और इससे अच्छा मौका इन्हें नहीं मिलेगा इयान को रोकने का। पर क्वीन मदर ऐसा नहीं चाहती थी। पर मिन कहता है कि अगर एक बार आप राज प्रतिनिधि बन गए फिर इयान होश में भी आ जाए तब भी वो कुछ नहीं कर सकेगा। क्वीन मदर कहती कि ये जल्दबाजी है, जिसपे मिन तो उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो मैं एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर देता हूँ कि ग्रैंड प्रिंस इयान की जगह पर अब क्वीन मदर राज प्रतिनिधि बनकर राजा का सारा काम संभालेंगी। आप जानती है ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर अच्छा होगा अगर आप खुद ही इसका रिक्वेस्ट करें। तो मैंने अब भी क्वीन मदर को ब्लैकमेल ही कर रहा था, पर तभी इयान के अंदर आने का अनाउंसमेंट होता है। तो इयान को यहाँ देकर ये दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। सबसे ज्यादा तो मिन की पड़ती है, क्योंकि उसके प्लान पे जो पानी फिर गया। इयान के होश में आने वाली बात सुनकर हिजो तो भागकर उसे मिलने जाती है, जिसे देखते ही इयान गले लगा लेता है और अब जाकर हिजो को
चैन पड़ता है, लेकिन वो खुद को रोने से नहीं रोक पाती तो यान उसे कंसोल करता है। इधर मिन बैठकर ड्रिंक कर रहा था तो वो थोड़ी देर पहले यान से हुई बातों को याद करता है जब उसने यान को अभी रेस्ट करने कहा था, पर यान ने कहा कि वो कल से ही अपने ड्यूटीज को ज्वाइन करेगा क्योंकि पब्लिक में काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं। इवन सुना मेरे मरने तक के रूमर्स है, इसलिए यही टाइम बेस्ट होगा पब्लिक का ओपिनियन चेंज करने के लिए। यानी जो प्लान मिन ने बनाया था क्वीन मदर के लिए, यान ने उसी आइडिया को उसके अगेंस्ट लगा दिया। तो मिन मिस्टर इम्पियोंग को कॉल करता है और कहता है कि हमें कोई दूसरा प्लान सोचना होगा। ये बोलकर गुस्से में वो अपना ग्लास तोड़ देता है। इधर हिजू तो अब भी यान की फिक्र कर रही थी। यान उसे समझाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिजू पूछती है तुम होश में आते ही सबसे पहले क्वीन मदर के क्वार्टर्स क्यों गए थे? यान बताता है प्राइम मिनिस्टर मिन से मिलने, क्योंकि इतने दिनों तक मेरे होश में ना आने की वजह से उसकी ड्यूटी थी मेरी जगह पे नया राज प्रतिनिधि ढूंढने का। हिजू कहती है यानी वो क्वीन मदर को नया राज प्रतिनिधि बनाने वाला था। यान कहता है हाँ। तो हिजू पूछती है तुम्हें मिन पे कितना भरोसा है? यान कहता है हाँ मुझे उस पर भरोसा है, क्योंकि जिस तरह मैं क्राउन से बंधा हुआ हूँ मिन कैबिनेट मिनिस्ट्री से बंधा हुआ है। बस कभी कभी उसे पीटने का मन तो करता है। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है, जिसका भी हिजू के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसे तो खुद मिन पे डाउट है। तो दोनों हैप्पीली सो जाते हैं। पर तभी उसी रात एक आदमी सरेंडर कर देता है काउंसिल हॉल में आग लगाने के लिए, जो रॉयल गार्ड का ही मेंबर था। अब ये सरेंडर करने का टाइम यान को तो कुछ ठीक नहीं लगता। खैर अब वो जूनियर किंग से मिलने जाता है, जहाँ जूनियर किंग तो उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो काफी डर गया था कि कहीं वो अपने अंकल को भी अपने डैड की तरह खो ना दे। तो यान उसे कंसोल करता है, हमेशा उसके साथ रहेगा कहता है। इधर मिस्टर इम्पियोंग पहुंच जाता है क्वीन मदर से बात करने। तो वो क्वीन मदर को कुछ ना कुछ करके यान को राजा बनने से रोकने कहता है और फ्लो में ये कह देता है कि यान की तबीयत का कारण दिखाकर उसका राजा बनना डिले करो। हाल ही में इस गैस एक्सप्लोजन की वजह से इतना बड़ा अटैक हो गया उन पर, इसलिए सिक्योरिटी रीजन का भी बहाना दे सकती हो। जो तुम क्वीन मदर पूछती कि आपको कैसे पता चला कि गैस एक्सप्लोजन की वजह से काउंसिल हॉल में ब्लास्ट हुआ, क्योंकि ये बात तो अब तक पब्लिक नहीं करी गई थी, जिससे वो समझ जाती कि इस अटैक में भी उसके डैड का ही हाथ है, इसीलिए अब वो और छुपाना नहीं चाहती। तो पिछले एपिसोड में क्वीन मदर ने जिस लड़की को लाने कहा था वो और कोई नहीं बल्कि आरम थी, जो एक्चुअली में तो क्वीन मदर की स्पाई थी, पर उसे डरा धमका कर शादी के दिन पॉइजन दिलवाया था मिस्टर इम्पियोंग ने। तो क्वीन मदर उससे कहती कि मैं शायद तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, पर तुम्हारी फैमिली का ख्याल मैं रखूंगी, ये प्रॉमिस करती हूँ। ये बताकर वो यान से बात करने चली आती है, जहाँ वो घुटने में बैठकर अपनी सारी गलतियां मानती है और अपने डैड की सारी सच्चाई खुद बता देती है और सारे प्रूफ्स उसे दे देती है। और ये भी बता देती है कि काउंसिल हॉल में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी उसके डैड ने ही कराया था, इसीलिए वो सामने से अपने और अपने डैड के लिए पनिशमेंट मांगती है और बस जूनियर किंग को छोड़ देने कहती है। इधर मिन तो शूटिंग प्रैक्टिस करने आया था, जहाँ पे हिजू पहुंच जाती है, जहाँ वो इनडायरेक्टली बता ही देती है कि अब से मिन उसका दुश्मन है। और मिन भी समझ जाता है कि हिजू को उस पर डाउट आ चुका है। देन हिजू को पता चलता है कि यान अपने प्राइवेट रेसिडेंस में है, तो वो उससे मिलने पहुंच जाती है। तो यान ने ड्रिंक किया हुआ था क्योंकि वो काफी सैड था क्वीन मदर और जूनियर किंग के बारे में सोचकर। देन उसे क्वीन मदर के क्राइम कन्फेशन के बारे में बताता है, तो हिजू उसे कंसोल करती है। अगले दिन जूनियर किंग और क्वीन मदर अपने हाथों से वो त्याग पत्र मंत्रियों को देते हैं, जो करके दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर यान मिन को मिलने बुलाता है, जहाँ उसे पॉइजनिंग वाले केस के बारे में पूछता है। तो मिन उसे बता देता है कि इसके पीछे मिस्टर इम्पियोंग का हाथ था, पर उनके पनिशमेंट के बारे में मैंने सोचा नहीं है। जो सुन यान को क्वीन मदर की बात याद आती है, क्योंकि उन्होंने मिन से थोड़ा सावधान रहने कहा था और ये भी बता दिया था कि मिस्टर इम्पियोंग के बारे में सबसे पहले मिन को ही पता चला था, पर उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। यान को इस पे यकीन नहीं हुआ था, पर अब हिजू की और क्वीन मदर की बातों को याद करके उससे भी मिन पे डाउट होने लगता है। तो यान कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। मिन कहता है पर वो क्वीन मदर के पिताजी हैं और जूनियर किंग के ग्रैंडफादर, इसलिए मुझे क्राउन के बारे में सोचना तो पड़ेगा। यान कुछ कहने जाता है, पर मिन तो चिल्लाकर कहता है कि प्लीज चुप रहो और बच्चों जैसी बात करना बंद करो। मिस्टर इम्पियोंग को पैलेस में आने की अनुमति नहीं होगी, यही मैंने सोचा है। पर यान कहता है उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मिन कहता है पर इससे क्राउन की इज्जत खराब होगी। यान कहता है जैसे ही मैं राजा बनूंगा तो मैं इस मोनार्की को खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका, अब सब लोग आजाद होंगे, अब सभी लोग अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जिएंगे। जो सुन मिन चला जाता है, इवन हिजू को देखकर भी नहीं रुकता। हिजू यान से बात करने आती है, तो यान उसे सब कुछ बताता है। तो उसी रात इम्पियोंग को और आरम को अरेस्ट कर लिया जाता है। मीडिया में रॉयल फैमिली को लेकर डिबेट्स चल रही होती है, पर जो बात अच्छी हुई वो ये थी कि जूनियर किंग अब फ्रीली अपनी माँ से मिलने आ सकता है और क्वीन मदर भी उसे अपना प्यार दिखा सकती है। तो अगले दिन यान इम्पियोंग से मिलने जाता है, जहाँ वही डायलॉग बाजी करके आता है कि अब से तुम्हारा नाम रॉयल फैमिली की हिस्ट्री में एक क्रिमिनल की तरह लिया जाएगा और सारी जिंदगी अब जेल में सड़ता रहेगा। इधर मिन तो अपने मंत्रियों के साथ एक मीटिंग बिठाता है, जहाँ सारे मंत्री लोग तो यान के मोनार्की खत्म करने के खिलाफ थे। इवन ये लोग तो नया राजा डिमांड करने तक की बात कर रहे थे। तो इस मीटिंग के बाद हिजू मिन से मिलती है, जहाँ अब तो वो उसे डायरेक्टली कह देती है कि अगर वो अब यान के खिलाफ रहा तो मिन उसके लिए दुश्मन होगा। लेकिन इधर तो धूमधाम से यान का राज्याभिषेक शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।